नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन दोनों ने ही लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी को अपने अपने देश में आने का न्योता दिया। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में शांति बहाली के लिए नरेंद्र मोदी लगातार प्रयासरत हैं और अब जिस तरह से पीएम मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से एक ही दिन फोन पर बात की है, इससे दुनिया की उम्मीद बढ़ी है कि शायद पीएम मोदी की ये कोशिश रंग लेकर आए और दोनों देश युद्ध रोकने पर सहमत हो जाएं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का अंतहीन सिलसिला जारी है। 20 फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2 साल से अधिक वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन शांति बहाल नहीं हुई है। दोनों ओर से सैकड़ों लोग मारे गए हैं। बता दें कि भारत लगातार इस युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों से आपसी संवाद की गुजारिश करता रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने बुधवार को एक ही दिन में यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से बात की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ने ही लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी को अपने अपने देश में आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर हुई बातचीत के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने पर अच्छी बातचीत हुई। शांति के सभी प्रयासों और चल रहे संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए भारत के लगातार समर्थन से अवगत कराया। भारत अपनी जन केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुधवार शाम को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए उनको यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, मानवीय सहायता और शांति फॉर्मूला बैठकों में सक्रिय भागीदारी के लिए भारत के समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। जेलेंस्की ने शांति के रास्ते पर बढ़ने को लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा की है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में शांति बहाली के लिए नरेंद्र मोदी लगातार प्रयासरत हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के ठीक पहले मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की और उन्हें 5वें कार्यकाल के लिए बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने की दिशा में आगे का रास्ता है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करते हुए मोदी ने आगे बढ़ने के लिए बातचीत और कूटनीति के पक्षधर के तौर पर भारत के रुख को दोहराया। उनके मुताबिक दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर सहमति जताई है। दोनों नेताओं से बातचीत के दौरान खास बात ये रही कि रूस और यूक्रेन ने पीएम मोदी को अपने देश की यात्रा पर चुनाव के बाद आने का न्योता दिया। यानी इन दोनों देशों को कहीं न कहीं इस बात का आभास है कि तीसरी बार भी मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी ने भी ये बात कुछ दिन पहले एक सभा में कहा था कि विदेशी उन्हें अभी से न्योता भेज रहे हैं, यानी उन्हें भी भरोसा है कि फिर हमारी सरकार बन रही है। दुनिया को भरोसा है कि मोदी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है, चाहे हमास इजराइल जंग हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध। दुनिया भारत को शांति दूत के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंग की आग में झुलस रहे रूस और यूक्रेन ने अपने यहां आने का न्योता दिया है। पुतिन और जेलेंस्की दोनों ने ही पीएम मोदी को अपने देशों में आने का न्योता दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात की। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर उन्हें दोबारा चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, हम आने वाले साल में भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो एक ही दिन में जेलेंस्की और पुतिन दोनों से फोन पर बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मुद्दा में आज इसी विषय को लेकर करेंगे हम चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दा में। और हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी भी जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल आपसे ही मंजू सेठ जी। मैम, रूस यूक्रेन संघर्ष में भारत ने बिना किसी गोलबंदी में शामिल हुए शांति और स्थिरता की वकालत की है और ये प्रतिबद्धता बार बार दोहराई। ये नीति काफी प्रभावी रही है अब तक। बिल्कुल, बहुत प्रभावी रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पे उसका इतना असर अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो रिसेंट कॉन्वर्सेशन हुई है, बातचीत हुई है प्रधानमंत्री जी के बीच में और प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में, तो इनसे बिल्कुल साफ है कि वो दोनों देश भारत को देख रहे हैं एक जैसे आपने कहा शांति दूत के रूप में। और वो बहुत मैम, आपके एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम मुझे मिल पा रही है। मेरा पीसीआर से निवेदन है कि कृपया ऑडियो को बढ़ा दिया जाए। जी जी, अब आ रही है? जी जी, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो इसलिए वो जो अभी हाल ही में बात हुई, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आने वाले हैं वहाँ पे स्विट्जरलैंड में एक शांति के ऊपर पीस समिट एक ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि भारत भी वहाँ पे आए और समर्थन दे और इसमें भाग ले, ताकि पीस और शांति की तरफ एक कॉन्क्रीट एक डायरेक्शन मिले और स्टेप्स लिए जाएं सब वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा। और खासकर जो मेन उनके सपोर्टर्स हैं रूस का इस तरफ और यूक्रेन का इस तरफ, जो मेन प्लेयर्स हैं, इसमें सब लोग मिल के एक शांति एक पीस फॉर्मूला पे आए जो सहमति हो, ताकि बिल्कुल शांति हो। जैसे हम हमेशा, भारत का हमेशा यही एक स्टैंड रहा है कि शांति ही चाहिए, वॉर का एरा नहीं है, ये वॉर बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। और भारत तो हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और रूस दोनों राष्ट्रपतियों से बात की। दोनों ही देश भारत की शांति प्रतिबद्धता पर आस्था जता रहे हैं। आप इसे किस तरीके से रेखांकित करते हैं? देखिए रेशो जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी जो नेतृत्व है उसकी सराहना पूरे विश्व में की जाती है। और रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे कि ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है, जिसे कि उन्होंने बहुत ही पहले राष्ट्रपति पुतिन से समरकंद उज्बेकिस्तान में सीधा सीधा उनके साथ एक मीटिंग में कहा था। वो शब्द आज भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वो अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फोन से वार्ता की, तो दोनों ही जो राष्ट्रपतियों से रशिया और यूक्रेन दोनों के नेताओं से बातचीत की। और ये भारत के विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे व्यवहार को दिखाता है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि भविष्य में यदि रशिया यूक्रेन के संकट का कोई अगर समाधान निकलता है, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत की बेस्ट चैनल के माध्यम से ही सही एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को दोनों ही नेताओं के द्वारा बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया गया है। इससे जैसे कि स्टेटमेंट आए हैं, ये इससे बहुत स्पष्ट है कि रशिया तो हमारा एक टाइम टेस्टेड स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ही, यूक्रेन भी भारत का बहुत सम्मान करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जैसा सोशल मीडिया पर अपने मैसेज को जिस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी गहरी निष्ठा है। और वो ऐसा लगता है कि दोनों ही नेता इस बात को लेकर के भी आश्वस्त हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारत की जनता तीसरी बार भी
प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। इसी वजह से उन्होंने अपना इन्विटेशन भी उन्हें अभी से ही एक्सटेंड कर दिया है, चुनावों के बाद आप हमारे देश में यात्रा करें। तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो उनका एक सम्मान है, जो एक गहरी निष्ठा है, उसको भी दर्शाता है। लेकिन मैं ओवरऑल ये कहूंगा कि जो रशिया यूक्रेन के संकट का अगर कोई समाधान हो सकता है तो वो निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है, जिसकी की वकालत, जिसकी की एडवोकेसी भारत डे 1 से कर रहा है। भारत ने हमेशा इस बात को कहा है कि इस समस्या का समाधान निगोशिएटिंग टेबल पर होना चाहिए और राष्ट्रों को, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी है, उनको निगोशिएटिंग टेबल पर तुरंत आना चाहिए और युद्ध विराम करना चाहिए, हिंसा रोकनी चाहिए और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जाहिर है कि बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है। साथ ही साथ भारत ने ये भी स्पष्ट समय सीमा पर किया है रेशु जी कि राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और किसी भी राष्ट्र की अपनी विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने का किसी राष्ट्र का जो सॉवरेन राइट है, जो यूएन लेड चार्टर जो है पूरे विश्व में एक व्यवस्था है, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। तो भारत के विचारों को बड़ी गंभीरता के साथ दोनों नेताओं के द्वारा लिया गया है एक बार फिर से, और ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गहरी होती हुई जो एक इमेज है और एक बड़ी जिम्मेदारी जो भारत निभा रहा है और उसके प्रति जो सम्मान है वो इससे स्पष्ट रूप से दिखता है। जी, जिस बात को संजीव जी कह रहे हैं मंजू सेठ जी, क्योंकि जेलेंस्की की बात की जाए या फिर पुतिन की बात की जाए, दोनों को ही मोदी पर भरोसा है। रूस और यूक्रेन की समस्या का अगर कोई समाधान निकलेगा तो भारत की इसमें आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका हो सकती है, और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल, इसमें क्योंकि इस वक्त जैसे संजीव जी ने भी कहा, एक हम भारत की एक इमेज बन चुकी है इस वक्त, और इसमें वो चाहते हैं, और जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो पॉलिसी रही है इस वॉर में, और हमने दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखे हैं, और यूक्रेन के साथ भी हमने बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड दी है, उनके साथ बहुत हमने उनकी जो भी उनको जरूरत थी हमने उनकी पूरी की है, मेडिसिन हो जाए, कुछ भी हो जाए। और रूस के साथ भी हमने अपने जो ताल्लुकात हैं अच्छे रखे हैं। तो दोनों को उम्मीद है कि भारत एक रोल प्ले कर सकता है इस जो वॉर को एंड करने में, और क्योंकि दोनों को लगता है कि भारत की सुनवाई होगी, और भारत इसमें कोशिश तो जरूर करेगा। अगर दोनों नेशंस उनको बोलेंगे, दोनों देश बोलेंगे कि आप हमारी हेल्प करिए, तो मुझे लगता है जरूर भारत आगे आएगा। लेकिन दोनों को ही उसी कंडीशन पे नॉर्मली हमारा जो पॉलिसी रही है कि हम उसी कंडीशन में हम बीच में आते हैं, मध्यस्थता करते हैं, जब हमें उम्मीद है कि दोनों हमारी बात मानेंगे। और हो सकता है कि इस वक्त क्योंकि जो पीस समिट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ये दो देश नहीं है समाधान निकालने के लिए, सारे हमें पता है, जैसे सबको पता है यूएस का इसमें काफी सपोर्ट है, और दूसरे यूरोपियन नेशंस का भी और नेटो का भी। तो अगर जब सबकी सहमति होगी कि इसको, और सब चाहते हैं कि बंद करें, लेकिन क्योंकि सॉवरेनिटी का भी इशू आ जाता है, यूक्रेन मान नहीं सकता कि जितना ऑक्यूपाइड एरिया है सब उनको उनसे छीन लिया जाए, तो उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जैसे एक मुद्दा रहेगा उसको रिजॉल्व करने का, कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए और रूस को कन्विंस किया जाए कि वो अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे हटें ताकि वॉर को खत्म किया जाए। जी मैम, अब कहा जा रहा है कि भारत एक बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकता है, लेकिन यूक्रेन ने जिस तरह की उम्मीदें एक समय में हमसे लगाई थी, जब युद्ध शुरू हुआ था तब हमने वैसा कुछ किया नहीं, फिर भी उसे हमारी शांति प्रतिबद्धता पर इतना भरोसा क्यों है? जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम बिल्कुल दोनों देशों के साथ, दोनों देशों में हमारी थोड़ी बहुत सुनवाई है, लेकिन साथ में जैसे मैंने कहा नेटो और यूएस भी इसमें उनको भी आगे आके उसको बंद कराने में पूरा अपना योगदान देना पड़ेगा नेगोशिएटिंग टेबल पे, और रूस को तो बिल्कुल ही। और चाहे पहले हम आगे नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इन ऐसे मीडिएशन में हम नहीं पढ़ते हैं जहां हमें पता है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो वो बिल्कुल फायदा नहीं है कि वो भी नहीं सुने और हम बीच में अपना पीस डील कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि सब देश थोड़ा शायद सुनने के लिए राजी हों। इंडिया का जो इस वक्त स्टैचर है, क्योंकि हमने बिल्कुल न्यूट्रलिटी, एक किस्म से न्यूट्रलिटी और एक ऑटोनॉमी मेंटेन की है सब देशों के साथ,
तो थोड़ा सा उसका मुझे लग रहा है असर होगा। और अगर सब अभी रेडी, क्योंकि अभी सभी को तैयार होना चाहिए इस वॉर को एंड करने के लिए, तभी इंडिया का कोई फायदा है बोलने का। जब वो तैयार ही नहीं होंगे तो हम लोग बीच में बोल के और या मध्यस्थता करके कोई फायदा नहीं है, मेरा ये मानना है। तो अगर सब इस वक्त, क्योंकि पीस समिट जो हो रहा है उसकी पूरी तैयारी हो रही है और सब देश चाह रहे हैं कि यहाँ पीस आए, तो हो सकता है कि भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है इसमें, क्योंकि दोनों अब थोड़ा बहुत सुनने के लिए और सारे जो प्लेयर्स हैं थोड़ा बहुत नेगोशिएट या अपने जो पोजीशन से हटने को शायद ऐसे लग रहा है कि तैयार हैं। और हो सकता है कि जो पीस समिट हो रहा है, और अगर भारत, क्योंकि बार बार सब कह रहे हैं और अगले हफ्ते उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आने की खबर है यूक्रेन की, कि वो चाहते हैं कि इंडिया वहाँ जरूर रिप्रेजेंट हो और अपना पूरा वो फोर्स वहाँ पे सपोर्ट दे ताकि वहाँ पे पीस आए। तो मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत कि अब शायद हो सकता है कोई समाधान। जी संजीव श्रीवास्तव जी, मंजू सेठ जी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। सर, यूक्रेन युद्ध से निकलने के साथ ही भविष्य की योजनाओं को लेकर भी सजग है, जिसमें भारत उसे एक विश्वस्त साझेदार दिखाई दे रहा है। क्या यही वजह है कि यूक्रेन का जो रुख है वो हमारे लिए सकारात्मक है? जी जी, निसंदेह। देखिए, भारत की जो वैश्विक मामलों में जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है, और चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, इंडो पैसिफिक रीजन में तो भारत एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैश्विक विषयों पर भी अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, सब पर भारत की आवाज को बहुत ही गहराई के साथ और गंभीरता के साथ सुना जाता है। तो ऐसे में जो भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और अपनी भविष्य की चुनौतियों को डील करने के लिए निसंदेह यूक्रेन चाहेगा कि वो भारत जैसी राष्ट्र का साथ ले। भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है, और एक जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा, एक सामरिक शक्ति भी है, और इसका भारत का प्रभाव भी लगातार गहरा होता जा रहा है। तो ये तो निसंदेह। लेकिन तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध का जो समाधान है वो कैसे निकलेगा, और इसके लिए जाहिर है कि एक बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। वास्तविकता रेशो जी ये है कि ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है, ये वास्तविक रूप से देखें तो रशिया यूक्रेन के बीच में नहीं हो करके ये महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से लड़ जा रहा है। जहाँ एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है, वहीं दूसरी तरफ रशिया है, और यूक्रेन का जो इस्तेमाल है वो एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। यूक्रेन के नेताओं का, जेलेंस्की जैसे राष्ट्र नेताओं का इस्तेमाल जो बड़ी महाशक्तियां पपेट्स के तौर पर कर रही हैं, मैं इसको बहुत ही ब्लंटली बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है, कड़वी सच्चाई यही है कि यूक्रेन का इस्तेमाल और वहां के नेताओं का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर और एक किसी के कंधे पर बंदूक रख करके बंदूक चलाने जैसी स्थिति के तौर पर वहां मैं देखता हूं। और इसी वजह से, क्योंकि ये महाशक्तियों के बीच में लड़ी जाने वाली इनडायरेक्ट तरीके का युद्ध है, और महाशक्तियां इसको अपने वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता के तहत लड़ रही हैं, इसी वजह से इस युद्ध के जल्द समाधान की संभावना मुझे अभी नहीं दिखाई देती। अनेक प्रयास जरूर किए गए हैं, लेकिन जाहिर है कि जब तक महाशक्तियां इसके लिए तैयार नहीं होंगी, जब तक वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आएंगी नहीं, तब तक इस युद्ध का जो समापन है वो अभी होता हुआ नहीं दिखाई देता। और ये 2 वर्षों से भी ज्यादा तीसरे वर्ष में प्रविष्ट हो गया है, और लेकिन आगे भी अभी भी जहाँ तक इसके समाधान की संभावना है वो अभी भी धूमिल दिखाई देती है। उसकी कोई आशा की किरण अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, आशा की किरण भारत की तरफ से जरूर यूक्रेन को दिखाई दे रही है। आशा भरी निगाहों से यूक्रेन जरूर भारत को देख रहा है। मैं आऊंगी सर वापस से आपके पास, क्योंकि कई और पॉइंट ऐसे हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जो हमें आपसे समझने हैं। लेकिन मंजू सेठ जी, स्विट्जरलैंड में होने जा रहे शांति शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका को लेकर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति काफी उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, उम्मीद तो बहुत है उनको, लेकिन जैसे मैंने भी कहा और संजीव जी ने भी कहा, ये महाशक्तियों को भी आना पड़ेगा ऑन द टेबल, और इसमें अपने पोजीशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और ताकि एक समाधान निकले। लेकिन और इसमें जरूर हमारा रोल रह सकता है भारत का, लेकिन कितने हद तक वो लोग मानेंगे हमारी बात, अभी ये भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो उनके जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न हैं और जो उनकी वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो उनका वहाँ पे मंशा थी कि जब उन्होंने ये वॉर शुरू की अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, और अपने जो गोल्स थे उन्होंने जो लगाए थे उस वक्त, वो अभी मीट हुए हैं कि नहीं हुए, उस पर बहुत एक निर्भर है ये डिसीजन। लेकिन जरूर वो वहाँ पे अगर हमारी तरफ सब भी बोलते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो भारत का रोल जो है बहुत अहम है। और
यूक्रेन तो चाहता ही, क्योंकि वो तो शांति चाहते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं कि ये कितने 2 साल से ज्यादा वॉर सिचुएशन में रह रहे हैं। तो बिल्कुल एक क्या कहते हैं, कोई भी एक किरण, उम्मीद की किरण जो नजर आती है, वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर हम फोकस करें, और उनको लगता है कि भारत शायद ये कर पाएगा। बिल्कुल। और देखिए, युद्ध होता है तो जाने दोनों तरफ से जाती हैं। युद्ध में कोई भी देश क्यों ना खड़ा हो यहाँ पर। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, एक ही दिन में दोनों राष्ट्रपतियों से बात करके क्या मोदी स्वयं को पीस मेकर के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी स्वीकार्यता को विश्व के सामने रेखांकित कर रहे हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता पहले से ही है, और इसको उन्हें जो है ज्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस तरीके के जो फोन कॉल्स को करके, उनसे वार्ताओं को करके, वो अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को भी लगातार उसका निर्वहन कर रहे हैं। वर्तमान समय में आप जानते हैं, भारत में इलेक्शंस का दौर चल रहा है और वो अपने इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका जो वैश्विक दायित्व है, उसका भी वो इस समय निर्वहन कर रहे हैं। अभी भूटान की यात्रा पर भी जाने वाले थे, जो कि किसी वातावरण संबंधी असुविधा की वजह से वहां पर वो नहीं जा पा रहे हैं। वहां पे वेदर अभी समय अच्छा नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वैश्विक नेतृत्व है, वो जैसे कि कहते हैं कि वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करते हैं। पूरे विश्व में उनका क्या एक दायित्व है, उसको भी लगातार उसका निर्वहन करते हैं। तो वो लगातार अपनी जिम्मेदारी के तहत ही उन्होंने ये बातचीत की है। लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि इस बात की जरूर आशा की जानी चाहिए कि स्विट्जरलैंड में होने वाला ये जो सम्मेलन है, ये सफल हो। लेकिन जहां तक भारत की भूमिका की बात है, तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत ओपन तरीके से किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग विषय पर तब तक मीडिएशन नहीं करेगा जब तक कि सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत से ऐसा करने का अनुरोध न करें। और यदि सभी पार्टीज अनुरोध करती हैं, तभी भारत कोई ओपन मीडिएशन कर सकता है। लेकिन जहां तक बैक चैनल के माध्यम से मीडिएशन की बात है और बैक चैनल के माध्यम से राष्ट्रों को समझाने बुझाने की बात है, तो ये कार्य तो भारत पहले से ही कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि उनके जो शब्द कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये आज भी विश्व के नेताओं के मन मस्तिष्क में लगातार गूंज रहे हैं। और इसको अनेक बड़े नेताओं ने अपने संबोधनों में इसको उद्धृत भी किया है, इसका रेफरेंस दिया है। और अभी भी फिर जो अभी आप देखें जिस तरीके से स्टेटमेंट आए हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से या राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि भारत लगातार एक गहरा सम्मान उन राष्ट्रों में रखता है और भारत की बात को बड़ी गंभीरता के साथ सुना जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस समस्या का समाधान भी जल्द से जल्द निकलेगा। और स्विट्जरलैंड में भी निसंदेह जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें भारत यदि बहुत ओपन तरीके से नहीं तो बैक चैनल के माध्यम से तो निसंदेह एक बड़ी भूमिका मेरा ऐसा मानना है कि भारत यहाँ पर निभा सकता है। बिल्कुल, भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। मंजू सेठ जी, कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने कहा है कि वो भारत को शांति दूत के रूप में देखते हैं। अब ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव के बाद अपने देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार 2018 में रूस का दौरा किया था। दोनों देशों को ये उम्मीद है कि इस बार भी प्रधानमंत्री के पद पर मोदी ही आसीन होंगे। उम्मीद तो सभी को होगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो अभी जो रैपोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। लेकिन इलेक्शंस का कोई नतीजा बिल्कुल कंफर्म नहीं हो सकता है। जी। तो नॉर्मली ये जो इन्विटेशन है वो जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनके लिए जरूर होता है। और इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको उम्मीद है, तो इससे प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी को बोल रहे हैं। लेकिन नॉर्मली वो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उनको जरूर वो आमंत्रित करेंगे कि वो उनके देश में आए। और आगे चल के इलेक्शन का रिजल्ट तो कोई भी नहीं कह सकता है 100%। लेकिन हाँ, उन लोगों को दोनों को उनके स्टेटमेंट में उससे ऐसे लगता है कि उनको उम्मीद। जी संजीव जी, अभी जो मैंने सवाल मंजू सेठ जी से किया, चलते चलते एक टिप्पणी इस पर आपसे भी लेना चाहेंगे। रेशु जी, जिस तरीके के इन्विटेशंस भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए आ रहे हैं आने वाले महीनों के, सितंबर के, अक्टूबर के, दिसंबर के, इस तरीके की जो इन्विटेशन जिस तरीके से आ रहे हैं, ये जरूर निसंदेह भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जब कभी भी
इलेक्शंस का दौर होता है तो इस तरीके के इन्विटेशंस आने काफी कम हो जाते हैं और राष्ट्र वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं कि एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद कुछ बड़े इनिशिएटिव लें। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो विश्व के जो नेता हैं वो इस बात को भी लेकर के आश्वस्त नजर आते हैं कि भारत की जनता प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है और यही कारण है कि इस तरीके के बड़े ही जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ इन्विटेशन दिए जा रहे हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। जाहिर है कि ये जो स्थिति है इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विश्वास है वो विश्व के नेताओं का भी दिखाई देता है। और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो हमारी विदेश नीति और रक्षा नीति और सभी अन्य सेक्टर्स में मेरे असेसमेंट के मुताबिक बड़े परिवर्तन आए हैं और इसी तरीके के परिवर्तन आगे भी अगर जारी रहते हैं तो ये पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए अच्छा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव श्रीवास्तव जी। मंजू सेठ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।